हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। और मैं सुजाता चौधरी आपका स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी टेट 2021 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं। आपने बहुत सारे बच्चों ने तो शायद रजिस्ट्रेशन कर भी दिए होंगे। तो अब बात यह है कि उसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसका सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी होता है। वो एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है तो हम पढ़ेंगे क्या। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हम इधर उधर ही भटकते रह जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपी टेट 2021 के पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम से पहले छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगी, शायद आप लोग उससे परिचित भी होंगे कि जो इसका यूपी टेट का पैटर्न होता है वो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल के लिए आपको शायद जानकारी भी होगी। एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगी कि जो हमारा प्राइमरी लेवल 1 का होता है ना, प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसमें आपके पांच सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, ईवीएस हो गया और मैथ्स हो गया। ये सभी के लिए आप चाहे बैकग्राउंड कोई भी है, साइंस है आपका, कॉमर्स है आपका, आर्ट्स है, ये सभी के लिए आपके कंपलसरी होता है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल के लिए, उसमें भी लेवल 2 के लिए, लेवल 2 उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। सीडीपी हो गया है, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया और आपका यहाँ पे मैथ्स और साइंस आ जाता है, एंड साइंस और एसएसटी। यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो 3 सब्जेक्ट आपके एज इट इज हो गए जो आपके प्राइमरी में आते हैं, यहाँ पे मैथ्स और साइंस में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो मैथ्स एंड साइंस को ऑप्ट करते हैं और जो एसएसटी और कॉमर्स वगैरह के, जो आर्ट्स के और कॉमर्स के हो गए, वो यहाँ पे एसएसटी को ऑप्ट करते हैं। वैसे भी हमारे चैनल पे आपको ये जानकारी पहले भी दी जा चुकी है, बस थोड़ा सा मैंने एक डिस्कशन किया है जिससे आप लोगों को एक बेसिक क्लियर हो जाए, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए बात करते हैं अपने सीडीपी के सिलेबस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आप मान लीजिए इसको, ये एक पोर्शन तो ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास की। बाल विकास में आपको पूछेंगे, उसका अर्थ हो गया, आवश्यकता हो गई, बाल विकास के क्षेत्र हो गए कि बाल विकास की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है, अवस्थाएं, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, शिशुअवस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास, बाल विकास मतलब बाल्यावस्था में जो हमारी अवस्थाएं हैं उनमें हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास किस प्रकार से होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, बाल विकास के आधार कौन कौन से हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें हो गया हमारा मुख्य कारक हो गया वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चे का जो वंशानुक्रम है, यानी कि जो उसके परिवार का, उसकी जेनेटिक जो हिस्ट्री है, वो उसके विकास को बहुत हद तक है वो उसी पे डिपेंड करता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वही गुण बच्चे में जेनेटिक रूप में आगे आ जाते हैं। वातावरण की अगर बात करें तो वातावरण का बाल विकास पे किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो बात करते हैं, जिस भी वातावरण में बच्चा रहता है वो उसमें ढलता चला जाता है। आप उसे एक अच्छे वातावरण में रखेंगे तो उसके अंदर अच्छे गुण आते जाएंगे, आप उसे एक खराब वातावरण में रखेंगे तो उसमें उसी तरह के गुण डेवलप हो जाएंगे। तो ये तो हो गई बात हमारी बाल विकास की, उसका अर्थ हो गया, उसकी परिभाषाएं आ जाती हैं बाल विकास की। बाल विकास की क्या आवश्यकता है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है। अब बात कर लेते हैं सीखना। सेकंड जो हमारा पोर्शन आ जाता है वो सीखना, अधिगम, लर्निंग।
लर्निंग। लर्निंग में आपसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका अर्थ, लर्निंग क्या है, सीखना आखिर है क्या। जब हमें यही नहीं पता होगा कि सीखना आखिर है क्या, तो हम उसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं। उसको प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की विधियां कौन कौन सी, हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, कौन कौन सी वो विधियां हैं। अधिगम के नियम क्या है, सीखना किन नियमों के अंतर्गत हम सीख सकते हैं, जैसे अभ्यास का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया। अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। कौन कौन से सिद्धांत है जो अधिगम में लागू होते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे हमारे थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, वाइगोत्स्की, ये बाकी सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो एक थोड़ा सा सिलेबस का देख रहे हैं हम। तो सीखने के सिद्धांत हो गए बहुत सारे, थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, क्रिया प्रसूत का दिया है, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। और अधिगम के नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए हैं, हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता क्या है। हम भाई अधिगम के सिद्धांत पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो क्यों पढ़ रहे हैं, उनका हम क्या यूज कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सीखने के वक्र की बात करते हैं कि सीखना वक्र आपको पता ही होगा, कर्व, सीखने का कर्व, सीखने में पठार। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि बहुत अच्छे से सीखता जा रहा था और अचानक से क्या होता है कि उसकी सीखने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अचानक से रुक सी जाती है। तो वो क्या कारण होता है, वो होता है सीखने में पठार का कारण। यहाँ पे उसके कारण डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उसका निराकरण, यानी कि हम उसको दूर कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। शिक्षण क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रविधियां क्या है, कौशल क्या है। शिक्षण आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि आप भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो जो ज्ञान को एक वे से दूसरे वे में, यानी कि मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ, तो वो क्या है, वो शिक्षण है। हम ज्ञान का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो शिक्षण है। अब शिक्षण की विधियां क्या है, जिन विधियों के सहारे मैं आपको टीच कर रही हूँ। अब जैसे मैं लेक्चर मेथड हम लोग यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन यूज करते हैं, वो सब क्या है, वो शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण सूत्र क्या है, बहुत सारे टीचर होते हैं, जैसे मैथ्स में होते हैं, पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर हम उसको उसके रूल्स की तरफ लेके चलते हैं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलना, उदाहरण से नियम की तरफ चलना, नियम से उदाहरण की तरफ चलना, ये सब क्या है, ये हमारे शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जब भी आप लोगों ने ट्रेनिंग की होगी, आपको एक पोर्शन आएगा माइक्रो टीचिंग करते थे ना, तो वो ये चीज है। माइक्रो टीचिंग में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माइक्रो टीचिंग से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। शिक्षण प्रविधियां, हम शिक्षण प्रविधियां क्या है, जो हम शिक्षण में विधियां इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हम उनको प्रभावकारी बनाने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, शिक्षण विधियां हैं। कौशल, शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना आता है कि नहीं आता, आपको बोलना कैसे आता है, आप अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे रखते हैं बच्चों के सामने, आप उन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं आप, या उनके सामने सिर्फ बोलते चले जाते हैं, वो सब आपके शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। आपने फिर देखा होगा, जब 2011 में टेट का एग्जाम जो शुरू हुआ था, उस टाइम तक इसमें टेट में समावेशी शिक्षा के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब कारण क्या है कि जैसे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, यानी कि अब उसमें बच्चे का पूरा ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग उसको हम शिक्षा की व्यवस्था कराते हैं। तो यही कारण है कि समावेशी शिक्षा का अब जो फील्ड है वो बढ़ता जा रहा है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से मतलब क्या है कि जो बहुत सारे बच्चे देखा होगा आपने, कुछ मेंटली डिसेबल होते हैं, कुछ के हाथ पैरों में
विकलांगता होती है, यानी कि वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं। हमने पहले क्या होता था कि विशेष स्कूलों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब जो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां पे उनमें हीन भावना आ जाती थी। वो नॉर्मल बच्चों से अलग रहते थे, उनकी तरह खेल कूद नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो इस सिस्टम को हटाने के लिए, क्योंकि उसके थोड़े से दुष्परिणाम देखने को मिले, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। बेशक उनको एजुकेशन भी मिल जाती थी, लेकिन वो इस तरह अपना उनका सर्वांगीण जो उनका विकास था वो नहीं हो पाता था। तो ये निश्चय किया गया कि आप उनको रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन देंगे। तो जो रेगुलर स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन दिया गया, उसी कॉन्सेप्ट को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। उन सभी बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ इंक्लूड कर लिया गया। तो समावेशी शिक्षा हो गया आपका निर्देशन एवं परामर्श। हम उन बच्चों को निर्देशन परामर्श की वैसे जो बात की जाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्पेशल बच्चे सिर्फ उन्हीं को आवश्यकता पड़े। निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता हर एक उस बच्चे को पड़ती है जो एक मतलब जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती। समस्या भी ना हो, कभी ना कभी हम ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। तो वहां पे काम करता है हमारा निर्देशन एवं परामर्श। अब हम यहाँ पे अपने सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करेंगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ, निर्देशन परामर्श का अर्थ, समावेशी बच्चों की, जो बच्चे समावेशित होने की आवश्यकता है उन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उनके प्रकार क्या क्या है, अपवंचित वर्ग कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल में नहीं आ रहे हैं और किस कारण से नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है कि वे नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी शिक्षा है वो नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। शारीरिक दक्षता, उनकी शारीरिक दक्षता कैसी है, उनके बोलने में कमी है, वो चल फिर नहीं सकते, उनके हाथ प्रॉपर काम नहीं करते, ये शारीरिक दक्षता के अंतर्गत आ जाएगा। मानसिक दक्षता, वो बोल नहीं पाते, वो कुछ सोच नहीं पाते, वो किसी बारे में कुछ बात नहीं कह पाते, उनका मेंटल लेवल कैसा है, वो मानसिक दक्षता के अंतर्गत आ जाएगा। समावेशन के लिए उपकरण, आप ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हम उन समावेशित बच्चों के लिए, हम उन बच्चों को समावेश कर रहे हैं रेगुलर विद्यालय में, हम कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सामग्री में भी फिर अगेन वही आ जाता है, भाई खेल कूद के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम खेल कूद के माध्यम से ही सिखा सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि करके सीखते हैं, उनके लिए जो छोटे छोटे जैसे कलर्स हो गए, भाई कुछ बच्चे पेंटिंग करते हैं, उनके लिए कलर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, सामग्री के अंदर आ जाएगा। और बात करते हैं विधियों की, यानी कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये विधियां हो गई, शिक्षण विधियां हो गई। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए, क्योंकि हम वो विशिष्ट बच्चे हैं, हम उनको साधारण विधियों से नहीं पढ़ा सकते, हम उनको केवल लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, हम उनको केवल प्रयोगशाला विधि से, प्रयोगशाला जो हमारा लेबोरेटरीज में या जो भी हमारी बहुत सारी होती हैं, हमारी लैब्स होती हैं, हम ये नहीं कि हम केवल उसी में उनको ले जाके छोड़ दें और बस वो वहीं पे सीखते रहेंगे, नहीं, उनके लिए अलग अलग शिक्षण विधियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अंधे होते हैं, वो देख नहीं पाते, और उनके लिए ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ है वो आप सभी परिचित होंगे उससे, तो उसके लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण विधियां आ जाएंगी। TLM, हम कौन से ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं उन बच्चों के लिए, जो उनकी हेल्प करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अधिगम आकलन के लिए टूल्स, जो हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं वो उसे सीख भी रहे हैं या नहीं, ये जांच करने के लिए हम कुछ टूल्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगे, जैसे हमारा पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह लिया जाता है, ये हमारे सीखने का आकलन ही तो हम करते हैं। तो उसी तरह से हम उन बच्चों के लिए, उन्होंने अधिगम हुआ उनका या नहीं हुआ, उसी को मापने के लिए, उसी की जांच करने के लिए हम कुछ टूल्स और टेक्निक्स वहां पे लगा सकते हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। निर्देशन व परामर्श, निर्देशन और परामर्श के भी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया, वही चीज है कि बच्चों को कोई समस्या आ रही है, हम उन्हें उनका भी, उनके पेरेंट्स का भी किस तरह से हम उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं। और सहयोग करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, इसमें समावेशी शिक्षा में सहयोग करने वाले कौन कौन से स्थान है, इसमें बहुत सारे हैं,
जिला चिकित्सालय हो गया आपका, डाइट हो गया, और मनोविज्ञान शाला हो गई, ये इलाहाबाद में स्थित है। इस तरह के बहुत सारे संस्थान हैं जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करते रहे हैं। अब बात करते हैं, ये पोर्शन अलग से लेके चलेंगे, ये आपका सारा फैक्चुअल हो जाएगा और ये सारा आपका अप्लाइड हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे हो जाएगा, ये वाला, ये पेडागोजी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अधिगम्य अध्यापन की। सीखना और अध्यापन, सीखना और सिखाना, वो किस प्रकार से सीखेंगे, हम किस प्रकार से सिखाएंगे, यहाँ पे ये बात आएगी। अब बात करते हैं बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं। हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि बालक सोचता क्या है। हमने उसे एक समस्या दे दी अगर, तो बालक ने उसका किस प्रकार से सोच के हल निकाला, वो सीख कैसे रहा है, वो करके सीख रहा है, वो बताने से सीख रहा है, वो दोहराने से सीख रहा है, तो ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। उनकी हम असफलता के कारण, बच्चा अगर अपने प्रयास में फेल हो रहा है बार बार, तो वो क्यों हो रहा है, हम यहाँ पे उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, समस्या समाधानकर्ता के रूप में आप बालक को कोई समस्या दे दीजिए, वो अपनी थिंकिंग लेवल पे उसका किस प्रकार से हल निकालता है, तो हम उस तरह से बालक को रखेंगे। बालक को हम ऐसे नहीं देखेंगे कि हमें मतलब जो हमारे पास है वो इसमें हम भर देंगे, नहीं, हम उसको ये देखेंगे कि वो एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसा है, कि अगर हम उसको कोई समस्या देते हैं तो वो उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालता है। वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, अन्वेषक के रूप में बालक, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बच्चे हैं, नई नई चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, नई नई चीजें करके देखते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है बहुत ज्यादा। तो उसी पैटर्न पे हम ये देखते हैं कि बच्चों को हम नए नए, जो वहां पे हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी हमारे पास स्कूल्स में सुविधाएं होती हैं, हम उन बच्चों को उनमें करके सीखना, जो हमारा एक मेथड है करके सीखना, बच्चे यहाँ पे वही चीज करते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में वो खुद से करके देखते हैं, कि यहाँ पे छोटे छोटे प्रयोग दे देते हैं उनको, कि वो देख रहा है कि चीनी और पानी में चीनी घुल जाती है, कैसे घुल जाती है, क्यों घुल जाती है वो इतनी जल्दी, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अधिगम प्रक्रिया में बालक की त्रुटियों को समझना। बच्चा है, उसकी सीखने की प्रक्रिया चल रही है, हमारा यहाँ पे क्या काम है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो बच्चा है, सीख रहा है, लेकिन वो बार बार गलती कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे मेन काम है एक टीचर का, हमारा से मतलब एक टीचर का, कि वो उससे गलती हो रही है, वो क्यों हो रही है। हम जो टीचर है वो इस बात को यहाँ पे समझेगा, उसको समझेगा, फिर उसका निराकरण करेगा। तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अधिगम में कौन कौन से कारक हैं, वो बच्चे के व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, वो बच्चे के वातावरणीय भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत से बच्चे को कोई शारीरिक कमी है, बच्चे को कोई मानसिक विकार है, बच्चे के परिवार में कोई, ये वातावरणीय में आ जाएगा, बच्चे के परिवार में कोई अशांति है, बच्चे के मम्मी पापा जो है वो पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते, या उसके जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हमारा यहाँ पे अधिगम में योगदान देने वाले कारक हो जाएंगे। उसका व्यक्तिगत हो जाएंगे, जो बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास से जुड़े हैं, और वातावरणीय हो जाएंगे। वातावरणीय स्कूल हो सकता है, समाज हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा इसके जो पाठ्यक्रम है, हमारा इसका सिलेबस है, उस पर एक डिस्कशन। तो अब बात कर लेते हैं, अब जैसे कि आपको सिलेबस का पता चल गया है, अब बात करते हैं हम इसको पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से हम पढ़े, कौन से एरियाज वो हैं जो ज्यादा स्कोरिंग है, जो हमें कम समय में, जैसे कि हमारे पास अब 50 दिन है, तो हम उन 50 दिनों में हम इस सिलेबस को कैसे कवर करें कि हम एक सीडीपी में अच्छा स्कोर कर सके। सीडीपी में नहीं, हम अपने पूरे यूपी टेट में, अपने पूरे प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल पे हम एक अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए एक बार देख लेते हैं उन्हीं जो हमारे हाईलाइटेड एरिया है, जहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। तो एक तो आपका बाल विकास हो गया है, बाल विकास में आपका इसका
आवश्यकता पूछ लेता है, इसकी अवस्थाओं से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। एक बार में आवश्यकताओं से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी कभी कभी डेफिनेशन भी दे देता है। शारीरिक मानसिक विकास से भी पूछ लेता है, भाषाई विकास से पूछ लेता है। भाषाई विकास से मतलब है कि बच्चा अभिव्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बाल विकास की, तो यहाँ पे एग्जामिनर कम से कम आपको, अगर एक औसतन की बात करूं तो चार क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो आपका ये सीखना और अधिगम आ गया है, ये एक ऐसा टॉपिक कह सकते हैं हम, दिखने में अभी तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर जब हम इसको विस्तार होता है ना इसका, तो ये कम आधी जो सीडीपी है वो ले जाता है। सीखना से अगर एक औसत की बात करें तो आपको 12 से 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वो 12 से 14 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप देखना ये इसका कितना ज्यादा विस्तारित हो जाएगा। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, नियम है, इसकी उपयोगिता है, सीखने के वक्त है, सीखने का पठार, सीखने में पठार, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण पर विधियां, यहाँ पे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सीखने में पठार से हो गया 2 क्वेश्चन। बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा से आपको पहले क्या था, स्टार्टिंग में पहले वो एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन ही उठाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि पिछले 5 सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं। वो समावेशी शिक्षा से हो गया, वो आपका इनकी जो विधियां हैं, टीएलएम है, शिक्षण विधियां हैं, और सहयोग करने वाले संस्थान, यहाँ से तो 1 नंबर जरूर आता है। निर्देशन और परामर्श से 1 नंबर जरूर आएगा। अब जो बाकी पोर्शन बचता है आपका 5-6 नंबर का, अधिगम में अध्यापन, यहाँ से भी आपको, ये पेडागोजी से भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स एक यहाँ पे टॉपिक छूट गया है, वो आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन आजकल वो आप जो एग्जामिनर का फेवरेट जो क्वेश्चन है वो बना हुआ है, और वहां से भी वो बहुत क्वेश्चन उठाता है। वो हो गया बुद्धि, व्यक्तित्व। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन वो डाल देता है। अब उसमें कैसे डालता है, एक तो उनके टेस्ट डालता है, जो बुद्धि वगैरह को मापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए जो टेस्ट बने ना, एक तो उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक अगर जो बुद्धि की व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं, एक वहां पे जोर रहता है कि मतलब एक आपको डेफिनेशन दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है इसको। तो इस प्रकार ये आपका हो गया है, आपका सिलेबस हो गया, आपका जो हाईलाइटेड एरिया है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 सालों। ये मेरा पिछले 5 सालों का एनालिसिस है, ठीक है। उससे पहले का मैंने नहीं किया क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इधर उधर से रहता था, लेकिन अगर अब लगातार 5 साल के पैटर्न की बात करें तो वो यही एनालिसिस हुआ है, ये निष्कर्ष निकला है कि इस तरह से वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने डिस्कशन किया है ये आपको समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उनको मैं पूरा आपके स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब लग जाइए अपनी तैयारी में, आपको सिलेबस मिल चुका है, आपको ये भी पता चल गया है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस तरह से स्मार्ट वे में कम समय में अधिक वो नंबर अचीव करने हैं, अधिक नंबर लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा एक डिस्कशन पाठ्यक्रम को लेके, उसका पैटर्न लेके, आपके हाईलाइटेड जो एरिया है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम अपने अगले जो फर्दर स्टेप है हमारे उनकी। अब जैसा कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, शुरू हो भी चुकी हैं, तो उसी में अब अगली बार आपसे मुलाकात होगी सिलेबस पे। अब हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, डीपली डिस्कशन करेंगे।
प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे क्वेश्चन उठाएंगे, यूपी टेट में आए हुए, सी टेट में आए हुए, आपके अदर जो टेट हैं उनमें आए हुए, आपकी जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।